Now we'll see percentage bar diagram. So as you know, a percentage is to be calculated first, then we can construct any diagram. तो परसेंटेज बार डायग्राम में सबसे पहले हम परसेंटेज का कैलकुलेशन करेंगे। आपको मेन डेटा दिया रहेगा, आप देख सकते हैं पहले कॉलम में इनकम दी है, तो इस इनकम के डेटा को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। अब ये परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया है, आपको थोड़ा बहुत याद होगा पिछली क्लासेस का कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो पहले जो इनकम का डेटा है उसका टोटल हमको करना पड़ेगा। इस टोटल को सभी वैल्यूज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इनकम की कॉलम का टोटल किया है जो कि 500 के बराबर आ रहा है। अब इसका हम परसेंटेज पहली वैल्यू का निकालेंगे। 140 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, तो ये इक्वल टू हमारा परसेंटेज आ जाएगा 28। इसी तरह से हर वैल्यू को 500 से डिवाइड करेंगे। 80 बाय 500, likewise 100 by 500 into 100. So every time we have to divide the value by 500. For example, in the first instance we are dividing 140 by 500 into 100. This will come equal to 28%. Likewise, other subsequent values will be calculated. So after 28 it is 16, then 20, likewise, and this percentage calculation should come equal to 100. अब जो आपका परसेंटेज वाले कॉलम का टोटल है वो 100 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो आपका कैलकुलेशन में कहीं रीचेक करने की ज़रूरत है। उसके बाद क्यूमुलेटिव सम किया गया है, ये मार्क करने के लिए किया गया है। क्यूमुलेटिव सम 28 + 16 = 44। ऐसे ही आगे से आगे इसको सम करते जाएंगे तो हमको मार्किंग में इजी रहेगा। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में अलग अलग पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है बार को, वो इसी तरह से किया गया है। तो पहले आप परसेंटेज निकाल लेंगे, फिर उसको क्यूमुलेटिव सम में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद 1 by 1 मार्किंग करके अलग अलग पार्ट हम परसेंटेज बार की बना सकते हैं। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये वैल्यू हमारी हर बार की इक्वल टू 100 आनी चाहिए, यानी कि पहला बार भी 100 के इक्वल रहेगा और दूसरा बार भी 100 के इक्वल रहेगा, because total percentage is 100% and different parts have been divided according to cumulative sum. तो आपको I hope you must have understood this. Now you can see another example of percentage bar diagram. You can see primary data year 2017-18, the cumulative percentage is 14.9. तो इसमें परसेंटेज पहले से दी हुई है, तो पहले से अगर परसेंटेज दी हो तो उसको फिर परसेंटेज अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस एग्जांपल में परसेंटेज पहले से दी हुई है, अब उसका क्यूमुलेटिव सम किया गया है। क्यूमुलेटिव सम करने के बाद उसकी यहाँ पे डिफरेंट कलर से मार्किंग की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर से मार्किंग की गई है, जो भी क्यूमुलेटिव सम से हमारी वैल्यू आई है। ऐसे ही दूसरे सेट ऑफ डाटा के साथ किया गया है। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस।
नेक्स्ट इज आवर पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम इज आल्सो अ कंपोनेंट डायग्राम, ये भी एक कंपोनेंट डायग्राम है, लेकिन इसमें हम सर्कल में पार्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं। बट अनलाइक a bar diagram, here it is a circle whose area is proportionately divided among the components। तो पाई डायग्राम भी आप पहली क्लासेस में कर चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि डिफरेंट कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। लेकिन सबसे पहले इसमें भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेशन किया गया है, उसके बाद हर एंगल की डिग्री का कैलकुलेशन किया गया है, और पूरे सर्कल को डिफरेंट डिफरेंट एंगल में मेजर किया गया है। तो इसका कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा आप देख रहे हो, तो सबसे पहले सैमसंग का डाटा आप देख रहे हो। $480, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके 40% ये आ गया है। इसी तरह से बाकी भी वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। उसके बाद सभी परसेंटेज को 100 से डिवाइड किया गया है। देखिए 40/100, देन 30/100, देन 20/100, देन 10/100। So all the denominators are equal to 100 because percentage is our equal to 100। तो अब उसके बाद 360 से मल्टीप्लाई किया गया है। 360 क्यों मल्टीप्लाई किया गया? क्योंकि सर्कल का जो पूरा एंगल है वो 360 के बराबर होता है। हाफ सर्कल, अपर सर्कल इक्वल टू 180, देन लोअर सर्कल इक्वल टू 180। सो टोटल एंगल ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 360। तो 40/100 into 360, so every time you have to divide the percentage value by 100, then multiplied by 360। तो आप देख सकते हो 44 यहाँ पे वैल्यू, 144 यहाँ पे इसका एंगल की वैल्यू आ गई है 144 डिग्री। ऐसे ही आगे 108 डिग्री। तो डिफरेंट एंगल्स हमको यहाँ पे सर्कल के मिल गए हैं। अब इसको हम इजीली जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रहेंगे एंगल से डिवाइड करने वाले, उनसे हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एंगल में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पाई डायग्राम आप देख रहे हैं, और यहाँ पे दूसरे सेट का जो डाटा है अम्बाला से रिलेटेड है, वो इस तरह से ड्रॉ किया गया है। पहले पानीपत के लिए है और दूसरा डाटा अम्बाला के लिए है। तो पहले दोनों का कैलकुलेशन किया गया है अलग अलग। तो जैसे पहला सेट का था ऐसे ही दूसरे सेट का है। अम्बाला के लिए जो डाटा कैलकुलेट किया गया है, तो पहले परसेंटेज कैलकुलेट की गई है, फिर उसको 100 से डिवाइड करने के बाद 360 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यूज जो है उसी तरह से जैसे हमने पहले कैलकुलेट की थी। लेफ्ट साइड में तो कैसा भी डाटा दिया रहे, तो सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें 100 से डिवाइड करने के बाद 360 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो हमको हर पार्ट का एंगल मिल जाएगा, जिसको हम सर्कल में अलग अलग पार्ट में शो कर सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि हर पार्ट का कलर अलग किया जाए, तो ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट है हमारा हिस्टोग्राम, जो कि हमारे फ्रीक्वेंसी डायग्राम है। तो हिस्टोग्राम्स आर बार डायग्राम्स, ये भी बार डायग्राम है, in which the bars have the same width and always touch the edges of the bars are
on class boundaries which are described below. तो bars have same width and always touch the edges of the bars on the class boundaries which are described below. The width of the bar represents a quantitative variable. जो बार की width रहेगी उससे हमको quantitative variable जो x एक्सिस का है उसका मेजरमेंट हमको मिलेगा. सच एज एज, जैसे हम एक्स एक्सिस में एज दिखा रहे हैं तो उसका मेजरमेंट हमको एक्स एक्सिस में मिल जाएगा. द हाइट ऑफ ईच बार इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी. अब बार की जो भी हाइट रहेगी उससे हमको डाटा की फ्रीक्वेंसी का पता लगेगा. तो हिस्टोग्राम में हमको ध्यान रखना है, बिफोर मेकिंग अ हिस्टोग्राम ऑर्गेनाइज द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल. तो फ्रीक्वेंसी टेबल में इसको हमको पहले सेट कर लेना है, विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इनटू क्लासेस, जिसको हम क्लास इंटरवल बोल रहे हैं. तो उसमें फ्रीक्वेंसी को हमको एडजस्ट करना है. The classes are constructed so that each data values fall into exactly one class, कि हर डाटा की जो वैल्यू है वो एक ही क्लास में हमको नज़र आए. And the class frequency is the number of data in the class. अब हम आगे एग्जांपल में इसको देखेंगे. अब हमारे एग्जांपल में आप देख रहे हैं एक सिंपल फ्रीक्वेंसी दी गई है. मार्क्स जो है वो क्लास ग्रुप्स के साथ दिए गए हैं. 0 से 10 में 5 मार्क्स हैं, यानी कि 0 से 10 मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, 0 से 10 में 5 स्टूडेंट हैं. ऐसे ही आगे 10 से 20 में 10 स्टूडेंट्स हैं. एंड लाइकवाइज द मोर स्टूडेंट्स आर देयर. नाउ 0 to 10, you can see here 0 to 10 frequency has been given 5. अब इसमें जो भी हम रेक्टेंगल बनाएंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच करते हुए बनाएंगे. जैसे बार डायग्राम में हम स्पेस देके बना रहे थे वैसे इसमें नहीं बनाएंगे. ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं 10 से 20 में 10 to 20 द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 10. अब उसका रेक्टेंगल हमने 10 के हिसाब से उसको बनाया है और उसकी हाइट से उसकी फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट हम कर रहे हैं. तो वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिया है और एक्स एक्सिस में हमने लिया है मार्क्स को. तो बड़ा इजीली आप इसको हिस्टोग्राम को बना सकते हैं. बार डायग्राम में हम बीच में गैप ले रहे थे हर बार के, लेकिन इसमें हम रेक्टेंगल्स को अटैच करके, बार्स को अटैच करके हिस्टोग्राम बना रहे हैं. अभी एग्जांपल जो हम देख रहे हैं उसमें हमको फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है उसके सामने जो क्लास है उसका क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है हर केस में. तो आप देख सकते हैं पहले 10 से 15 में 5 का गैप है. ऐसे ही 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इन सभी में 5-5 का गैप है. लेकिन अगली जो क्लास है उसमें 10 का गैप है. उससे अगली जो क्लास है उसमें 20 का डिफरेंस है. तो क्लास इंटरवल हर सिचुएशन में एक जैसा नहीं है. Firstly, the class interval is 5 in first 4 classes, then it is 10 between 30 to 40, and then 40 to 60 it is 20. So class interval is different every times. Now we have to adjust the frequency in this situation. So how we'll adjust the frequency? We have to observe this. Adjustment factor column. You can see the adjustment factor column here. एडजस्टमेंट फैक्टर कॉलम में हमको देखना है कि मिनिमम क्लास इंटरवल कितना है. अब आप देखेंगे सबसे पहले मिनिमम क्लास इंटरवल जो भी है वो 5 है. हर क्लास का
क्लास इंटरवल आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि कहीं पे